मेरे सामने ये जो बिजली का खंबा दिख रहा है, इस बिजली के खंबे के ऊपर में अगर आप मुझे फांसी पर भी लटका दोगे तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तारीख है आज की 24 सितंबर और आज के दिन दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, जिसमें से पहली एक चीज़ है महात्मा ज्योतिबा फुले से जुड़ी और दूसरी चीज़ है जिससे समाज के अंदर में चमचों की पैदावार शुरू हो गई। ऐसी दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं बोधिसत्व दिनदर्शिका और आज की जो तारीख है वह है 24 सितंबर। और क्या है आज के दिन का खास, देखते हैं। साथियों, तो आज की तारीख है 24 सितंबर और 24 सितंबर पर देखते हैं हम कि 1932 को पुणे करार हुआ था और साथ ही 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने की। और पुणे करार के बारे में भी इन डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। व्लॉग के आखिर तक के बने रहिएगा। तो साथियों, आज जैसे कि आप जानते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना आज के दिन ही हुई थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर में असत्य चल रहा था और उस असत्य को खत्म करने के लिए महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और साथ ही सावित्रीबाई फुले उनके साथ में थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जो किताबों का राजा जिसको मैंने टाइटल दिया, इसके पहले भी ये मैंने व्लॉग में आपको बताया है, तो उस किताब से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि अगर इस असत्य को खत्म करना है तो हमको सत्य की खोज करना पड़ेगा। और सत्य की खोज कौन कर सकता है साथियों? जो कि क्रांति करने की शक्ति रखता है। तो क्रांति कौन कर सकता है, ये अभी मैं अपने इस किताब से पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्रांति कौन कर सकता है। तो साथियों, क्रांति कौन कर सकता है यह भी आपको पढ़ के दिखाने वाला हूं। तो समाज चिंतकों ने कहा है कि दुनिया की बर्बादी चोर उचक्कों से कम लेकिन अच्छे लोगों के निकम्मेपन से ज्यादा है। इसीलिए जो सत्य के सामने किसी भी की परवाह नहीं करते तथा सत्य को किसी भी उपद्रव से बचाकर जो उसे जतन करने के लिए अपने जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटते, वे लोग ही क्रांति ला सकते हैं। और साथ ही अर्थात इसका यह है कि सत्य और समता को टिकाए रखने के लिए जिनका स्वाभिमान जिंदा है वे ही संघर्ष की परिभाषा समझ सकते हैं, और जिनका स्वाभिमान मर चुका है वे अपने शत्रु के साथ ही कभी संघर्ष नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हमको स्वाभिमान अपने अंदर में जिंदा रखना पड़ेगा, तब जाके ही हम क्रांति ला सकते हैं। और स्वाभिमान अगर बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने लाई थी? तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने लाई थी। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, फिर से मैंने इस बात को रिपीट किया। साथियों, तो अगर पूना पैक्ट की बात करें तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, माननीय कांशीराम साहब की लिखी हुई चमचा युग, ये किताब मेरे पास में है। और अगर बात करें तो चमचा युग जो किताब है जो माननीय कांशीराम साहब ने लिखी, इसको लिखने की क्या आवश्यकता अगर पड़ी है तो इसके पीछे क्या कारण है? पूना पैक्ट। अगर पूना पैक्ट हुआ ही नहीं होता तो इस किताब को लिखने की आवश्यकता कांशीराम साहब को पड़ी ही नहीं होती। साथियों, इस पूना पैक्ट के ऊपर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में, और ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। और आखिर क्यों मैंने आज के इस व्लॉग का टाइटल खलनायक रखा है, इसके पीछे का भी रीजन आपको बताऊंगा, तो व्लॉग को आखिर तक के देखते रहिएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर में भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, इसके पहले एक संविधान था जिस संविधान का नाम मनुस्मृति था। तो उस मनुस्मृति के अनुसार इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को किसी भी तरीके के हक अधिकार नहीं थे, प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं था। तो ऐसे समय में जब अंग्रेज इस देश के अंदर में आए, अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि सभी को संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जब प्रतिनिधित्व की बात आई तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कमीशन का गठन किया जाए जिससे हम सभी के प्रतिनिधित्व की बात कर सके। तो तब उन्होंने साइमन कमीशन हमारे भारत में अंदर में लाया। और जब साइमन कमीशन हमारे भारत के अंदर में आया तो इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाए, तब इस देश के अंदर में गांधी और उनकी कांग्रेस ने
गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और साइमन कमीशन को वापस भेजा। और जब प्रतिनिधित्व की बात आई, जब पहली गोलमेज परिषद हुई और जब उस पहली गोलमेज परिषद के अंदर में जब गांधी जी को बुलाया गया और साथ ही प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को भी बुलाया गया, तब बाबा साहब ने इस बात को साबित करके दिखाया कि अगर हमें इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, तब तक कि हमें हमारे समाज को इस देश के अंदर में सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। वो कौन सी शर्तें हैं, इसके लिए भी वो कौन सी शर्तें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, 4 शर्तें बाबा साहब गोलमेज परिषद के अंदर में करते हैं जो लंदन के अंदर में हुई। तो उस पहली शर्त बाबा साहब कहते हैं कि संख्या के अनुपात में हमें भागीदारी चाहिए। दूसरी बात कहते हैं बाबा साहब कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, साथ ही 2 वोट का अधिकार चाहिए और साथ ही प्रौढ़ मताधिकार चाहिए। तो ऐसी 4 शर्तें बाबा साहब करते हैं। और ये बात जब गांधी जी तक के पहुंचती है तो दौड़े भागे गांधी जी दूसरी गोलमेज परिषद के अंदर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस देश के अंदर में हरिजनों का, इस देश के अछूत लोगों को गांधी जी दलितों को, अछूतों को हरिजन कहते हैं। इन हरिजनों का मैं और मेरी कांग्रेस सही मायने में प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहते हैं। तो बाबा साहब कुछ प्रश्न गांधी जी को पूछते हैं और कहते हैं कि आपका जो समाज है, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, कि आपका समाज इस देश के अंदर में अछूतों को सार्वजनिक रूप से पानी पीने का अधिकार देता है? क्या आपका समाज इस देश के अंदर में अछूतों को बेटी और रोटी का व्यवहार करता है? ये सारे सवाल जब बाबा साहब कहते हैं तो गांधी जी कुछ नहीं बोल पाते और उस समय में समझ में आ जाता है कि इस देश के अंदर में जो अछूत है या जो बहुजन समाज है, इसका अगर सही मायने में अगर कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। ये उस गोलमेज परिषद के अंदर पता चलता। तो साथियों, गांधी जी के समझ में मसला आ गया कि जो मुद्दा है वो आज से निकल रहा है। तब गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि अनशन करना पड़ेगा। तब वो आमरण अनशन पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इस देश के अंदर में अगर अछूतों को हक और अधिकार मिलेंगे तो ऐसे अधिकार मैं उन्हें नहीं दूंगा, चाहे इसके ऊपर में मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। साथियों, अछूतों को हक और अधिकार ना मिले, इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। साथियों, ऐसे समय के अंदर में जब बाबा साहब को ये जानकारी होती है तो बाबा साहब दादर के अंदर में एक मदन मोहन मालवीय इनकी सभा होती है और सभा के अंदर में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ये मेरे सामने ये जो बिजली का खंबा दिख रहा है, इस बिजली के खंबे के ऊपर में अगर आप मुझे फांसी पर भी लटका दोगे तो मैं ऐसी कोई भी पैक्ट पर साइन नहीं करूंगा। मैं इस देश के अंदर में जो अछूत है या जो बहुजन समाज है, इनके हक और अधिकारों के वोट का अधिकार जो मैं लाया हूं, जो लड़ झगड़ कर लंदन से मैंने जो अधिकार लाया है, इसके लिए मैं कतई पे किसी भी तरीके का समझौता नहीं करूंगा। और ये बात कहने के बाद में ऐसा होता है साथियों कि वाराणसी और कई इलाकों के अंदर में, इस देश के अंदर में अछूतों के घर जलाए जाते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें दी जाती है। बाबा साहब को खून से भरे हुए लेटर आते हैं, गांधी जी और उनकी कांग्रेस की तरफ से बहुत सारा दबाव बनाया जाता है और तब जाकर मजबूरन बाबा साहब को पूना पैक्ट के ऊपर में साइन करना पड़ता है और आरक्षित 147 सीटें बाबा साहब को मिलती है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब कहते हैं कि इस पूना पैक्ट का वो अपने मरने के आखिरी अर्थात महापरिनिर्वाण तक बाबा साहब इसकी भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि इस पूना पैक्ट का सबसे पहला शिकार बाबा साहब 1952 में और 1954 में हुए थे, जो कि मुंबई के इलेक्शन में और साथ ही भंडारा लोकसभा के इलेक्शन में बाबा साहब इसका सबसे पहला शिकार हुए। इसके पहले जो भी इलेक्शन बाबा साहब ने लड़े वो सारे इलेक्शन बाबा साहब ने जीते, लेकिन पूना पैक्ट का सबसे पहला जो शिकार वो बाबा साहब हुए। और उनका यह भी कहना था कि इस पूना पैक्ट से पिट्टू और चमचे किस्म के लोग तैयार होंगे, जो कि ओरिजिनल प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये बात बाबा साहब को पता थी। और साथियों, ये सारे इतिहास को जानते हुए माननीय कांशीराम साहब ने इस दिवस को 24 सितंबर को पूना पैक्ट का धिक्कार यह दिवस मनाना शुरू कर दिया और बहुजन समाज पार्टी और साथ ही माननीय कांशीराम साहब ने इस पहल को रखी और इस इतिहास को उजागर करने का काम इस देश के अंदर में बहुजन समाज और साथ ही जो लोग मानवतावादी विचारधारा रखते हैं, जो समान प्रतिनिधित्व पर विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों का है। ये व्लॉग आज का कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।